नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं। हमें एक ऑनलाइन वीडियो क्लिप से इसके बारे में पता चला। ओमान में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो आज हम इसी को समझेंगे, क्या है ये सेटअप, कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनता है और आगे का क्या प्लान है। और सच कहूं, इसका जो स्केल है वो वाकई में बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रिप्टो माइनिंग वैसे ही काफी जटिल चीज है और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है ऊर्जा, मतलब बिजली की खपत। तो जब कोई इतने बड़े स्केल पर काम कर रहा हो तो उसकी जगह, बिजली का सोर्स, ये सब बहुत अहम हो जाते हैं। और इस वाले प्रोजेक्ट में एक और बात है, ये सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है, पार्टनरशिप में। हाँ, ये पार्टनरशिप वाली बात काफी अलग है। तो शुरू करते हैं कि अभी क्या चल रहा है वहां। ये जो सेटअप है ये ग्रीन डेटा सिटी नाम की जगह पर है। अभी वहां करीब 400 शिपिंग कंटेनर है जिनमें माइनिंग मशीनें हैं और इसे बढ़ाने का भी प्लान है। और सबसे खास बात, बिजली वो पास के ही एक डिसैलिनेशन और पावर प्लांट से आ रही है। डिसैलिनेशन प्लांट, मतलब जो समुद्र के पानी को साफ करता है और बिजली भी बनाता है। हाँ बिल्कुल। और सरकार ने इन्हें सीधे 20 मेगावाट बिजली दी हुई है और ये और भी मांग रहे हैं ताकि ऑपरेशन बढ़ा कर सकें। सोचिए, 400 कंटेनर, 20 मेगावाट बिजली। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा स्केल है। और देखिए, लोकेशन का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया होगा। क्रिप्टो माइनिंग में सबसे बड़ा खर्चा बिजली का ही आता है ना। तो पावर प्लांट के पास होना और सरकार से सीधे बिजली मिलना, ये तो मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है आर्थिक रूप से। 20 मेगावाट कोई छोटी बात नहीं है। कई छोटे शहरों की जरूरत पूरी हो सकती है इसमें। तो ऊर्जा यहाँ किंग है। बिल्कुल। अच्छा, तो इन कंटेनरों के अंदर क्या है? मतलब 400 कंटेनर तो बाहर से दिख रहे हैं। वीडियो में बताया गया कि हर कंटेनर में लगभग 220 बिटकॉइन माइनिंग मशीनें हैं, एसिक माइनर्स। जी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनर्स। ये खास बिटकॉइन माइनिंग के लिए ही बनी होती है। और ये मशीनें दिन रात, मतलब 24/7 चलती हैं। तो जाहिर है गर्मी तो बहुत पैदा होती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसीलिए हर कंटेनर के साथ कूलिंग टॉवर और चिलर सिस्टम लगाना पड़ता है ताकि मशीनें ठंडी रहें, ठीक से काम करें, खराब ना हो। तापमान कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं लागत पर। सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है। क्लिप के हिसाब से हर एक कंटेनर को तैयार करने में, मतलब मशीनें, कूलिंग सब मिलाकर करीब $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगते हैं। $2 मिलियन प्रति कंटेनर? जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि ये बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब शुरू करने में ही बहुत पैसा चाहिए। हाँ, लगभग 16-17 करोड़ रुपए एक कंटेनर का। 400 कंटेनर का तो हिसाब लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और बात है जो समझनी जरूरी है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि ये जो मशीनें अभी लगी हैं ये करीब 2-3 साल पुरानी हैं और अंदाजा है कि 2028 तक ये शायद उतनी फायदेमंद नहीं रहेंगी, मतलब ऑब्सलीट हो जाएंगी। हाँ, ये पॉइंट भी था। और उनकी जगह नई वो S21 मॉडल की मशीनें लगाने की योजना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो $2 मिलियन का खर्चा आज है, ये बस कुछ सालों के लिए है, फिर नया निवेश। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही क्रिप्टो हार्डवेयर की सच्चाई है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है कि आज की टॉप मशीन 2-3 साल में पुरानी हो जाती है। नई मशीनें ज्यादा पावरफुल होती हैं, बिजली कम खाती हैं, तो पुरानी चलाना महंगा पड़ने लगता है। तो हाँ, इसमें लगातार निवेश करते रहना पड़ता है। ये $2 मिलियन और मशीनों का जल्दी पुराना होना, ये मिलकर जोखिम को दिखाते हैं। ठीक है, तो तकनीक महंगी है, जल्दी पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो पैसा कैसे बन रहा है? वीडियो में एक बड़ा दावा था ROI, मतलब लागत की वापसी, सिर्फ 1 साल में, अधिकतम 1 साल, उसके बाद सब मुनाफा। 1 साल का ROI सुनने में तो बहुत ही आकर्षक है, खासकर जब $2 मिलियन प्रति कंटेनर का निवेश हो। लेकिन ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लगता है। देखिए, माइनिंग से कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है। बिटकॉइन का रेट क्या चल रहा है, माइनिंग कितनी मुश्किल हो गई है, बिजली का खर्चा कितना आ रहा है, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। बिटकॉइन का रेट तो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो क्या ये दावा भरोसे लायक नहीं है, या फिर वो जो सरकारी साझेदारी वाली बात थी उसका कुछ असर है? वीडियो में बताया था कि ये सेटअप लविश चौधरी और ओमान सरकार के बीच पार्टनरशिप में है। 60% हिस्सा लविश चौधरी का, 40% सरकार का। क्या सरकार के होने से, जैसे बिजली सस्ती मिलने से, ROI जल्दी आ सकता है? सरकारी पार्टनरशिप के फायदे जरूर हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल जल्दी मिले हों, जमीन आसानी से मिली हो, और सबसे बड़ी बात, शायद बिजली सस्ती मिल रही हो। अगर बिजली की कॉस्ट काफी कम हो जाए तो हाँ, मुनाफा बढ़ सकता है और ROI जल्दी आ सकता है। लेकिन फिर भी 1 साल
इतने बड़े स्केल पर बहुत तेज माना जाएगा। और हमें यह भी नहीं पता कि ये आरओआई कैसे कैलकुलेट किया गया है। अच्छा, और ये 60-40 वाला मॉडल भी दिलचस्प है। क्या सरकारें ऐसे सीधे पार्टनर बनती? ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, पर नामुमकिन नहीं है। सरकारें अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए इंसेंटिव देती हैं। सीधे इक्विटी लेना थोड़ा अलग है। शायद ओमान सरकार इसे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने, नई टेक्नोलॉजी लाने का एक तरीका मान रही हो। उन्हें भी 40% मुनाफा मिलेगा और निवेशक को सरकार का साथ मिलता है। पर हाँ, इसके अपने चैलेंज भी होते होंगे, जैसे सरकारी कामकाज की रफ्तार। समझ गई। तो मौजूदा सेटअप काफी मिला-जुदा सा है। बड़ा स्केल, महंगी तकनीक, सरकारी साथ और आरओआई का एक बड़ा दावा। अब देखते हैं भविष्य की योजना क्या है, क्योंकि वो तो और भी बड़ी लग रही है। हाँ, भविष्य का प्लान बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि वो इस पार्टनरशिप से निकलकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन चलाना चाहते हैं। हाँ, वो अपना खुद का एनर्जी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा वीडियो में कहा गया। मतलब अपना पावर सोर्स। इसके लिए नई जमीन लेकर बिना किसी पार्टनरशिप के 100% अपना सेटअप। ये बहुत बड़ा कदम है। एक तो पार्टनरशिप से अलग होना, मतलब पूरा कंट्रोल और पूरा मुनाफा अपना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अपना एनर्जी सोर्स बनाना। जैसा हमने कहा, बिजली ही सबसे बड़ा खर्चा है। हाँ, अगर वो खुद बिजली बनाएंगे तो लागत पर पूरा कंट्रोल होगा, बाहरी निर्भरता खत्म। ये कॉस्ट कम करने के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि अपना पावर प्लांट लगाना भी बहुत महंगा काम है। और जगह भी बदल रहे हैं। ये नया सेटअप ओमान में ही सलाला में लगाने का प्लान है। वजह बताई गई है वहां का ठंडा मौसम। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की सोच है। देखिए, मशीनें गर्म होती हैं, उन्हें ठंडा रखना पड़ता है। गर्म जगह पर कूलिंग में ज्यादा बिजली लगती है। सलाला तुलना में ठंडा रहता है, खासकर वहां के मानसून खारिफ की वजह से। तो ठंडे मौसम में कूलिंग का खर्चा कम होगा, बिजली बचेगी। ये दिखाता है कि वो अब हर छोटी बड़ी लागत पर ध्यान दे रहे हैं। और इस नए सेटअप का साइज, उसे मेगा साइज कहा गया और इशारा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बनाने का इरादा है। मेगा साइज, दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। अगर अपना पावर प्लांट और इतना बड़ा स्किल, तो हम शायद सैकड़ों मेगावाट बिजली और लाखों मशीनों की बात कर रहे होंगे। ये अभूतपूर्व हो सकता है। खुद की सस्ती बिजली, ठंडी लोकेशन, वो शायद इंडस्ट्री में सबसे कम लागत पर बिटकॉइन बनाना चाहेंगे। तो पूरी कहानी देखें तो शुरुआत हुई एक बड़े सरकारी पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट से, महंगी तकनीक के साथ, और भविष्य का प्लान है बिल्कुल अकेले चलने का, अपनी बिजली बनाने का और दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन खड़ा करने का। ये तो पूरी रणनीति ही बदल गई। हाँ, ये पूरी तरह से कंट्रोल लेने और बाहरी निर्भरता खत्म करने की तरफ एक कदम है। शायद शुरुआती पार्टनरशिप ने पैर जमाने में मदद की, लेकिन अब वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें आई हों, या अब उन्हें खुद पर ज्यादा भरोसा है। तो हमने इस क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट के कई पहलू देखे। इसका स्केल, तकनीक, अर्थशास्त्र, पार्टनरशिप और भविष्य के बड़े प्लान। ये वाकई एक केस स्टडी जैसा है कि कैसे ये इंडस्ट्री लगातार स्केल, एफिशिएंसी और कंट्रोल के लिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और यहीं पे एक बड़ा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। एक तरफ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो ऐसे में इतने बड़े क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस का भविष्य क्या है? क्या समाज और सरकारें इन्हें आसानी से चलने देंगी, खासकर अगर ये पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भर हों? भले ही ये अपना एनर्जी प्रोडक्ट बनाएं, पर वो रिन्यूएबल होगा या नहीं, ये देखना होगा। ये तकनीक की दौड़, ऊर्जा की भूख और मुनाफे की चाहत, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये सवाल सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।